प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में राजधानी दिल्ली की कई सड़कों और इमारतों का नाम बदल गया। हालांकि जब वो बदला था तब राजनीतिक हलचल भी उस पर बढ़ गई थी और राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हुई थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं नहीं रुके। इस राजपथ को कर्तव्य पथ किया गया, केंद्रीय सचिवालय को कर्तव्य भवन किया गया। तो वहीं 2016 में जो प्रधानमंत्री का अधिकृत और सरकारी आवास है, जिसका नाम पहले 7 रेस कोर्स रोड था, उसे बदलकर 7 लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया और अब प्रधानमंत्री कार्यालय का भी नाम रख दिया गया है। अब तक उसे पीएमओ या प्रधानमंत्री कार्यालय बोला जाता था, लेकिन आज के बाद से उसे सेवा तीर्थ कहा जाएगा। यानी प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब सेवा तीर्थ रख दिया गया है। इसके पीछे दलील ये दी गई है कि जो भी नाम बदले गए हैं वो प्रजातांत्रिक हैं, कर्तव्यपरायणता को दिखाते हैं, निष्ठा को दिखाते हैं, और जो पहले के नाम हैं वो सभी नाम कहीं न कहीं सामंती मानसिकता और गुलामी के प्रतीक वाले हैं, लिहाजा उसे बदला जा रहा है। तो अब प्रधानमंत्री कार्यालय का नया नाम सेवा तीर्थ हो चुका है। सहयोगी राकेश रावत के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। साइबर फ्रॉड, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और टेररिज्म के ऑनलाइन संचार से बचने के लिए भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने एक नए नियमों को लागू करने के लिए 90 दिनों का वक्त दिया है। इसके लिए एक एप्लीकेशन है, वो आप देख लीजिए। C.DOT की एप्लीकेशन है, भारतीय दूरसंचार विभाग ने ये बनाई है और ये सबको रखना भविष्य में अनिवार्य हो जाएगा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स यानी C.DOT, इस एप्लीकेशन में जाकर के सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना है। जैसे होम पेज में जाइए और यहाँ पे जैसे मैं राहुल डबास लिखा हुआ है, इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का स्टेटस नज़र आ जाएगा। मेरे फ़ोन में 2 सिम हैं, दोनों स्टेटस नज़र आ जाएंगे। अब इसके बाद होम में क्या क्या देख सकते हैं कि रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है तो। व्हाट्सएप पर हुआ है तो व्हाट्सएप, SMS पे हुआ है, कॉल पे हुआ है, तो सारे साइबर फ्रॉड किस लिहाज से हुए हैं वो पता चल जाएगा। जिस नंबर से हुए हैं उस नंबर को भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं और कैटेगरी को भी मेंशन किया जा सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम पर बहुत ज़्यादा होते हैं, KYC के नाम पर होते हैं, ऑनलाइन जॉब के नाम पर होते हैं, सेक्स के नाम पर होते हैं, कई बार एप्लीकेशंस के नाम पे होते हैं, TRI और C.DOT के नाम पर भी होते हैं। तो जितने तरीके से आपको किया गया वो यहीं पर ही रिपोर्ट किया जा सकता है। संचार सारथी इस एप्लीकेशन का नाम है और इस पर भी फ्रॉड हो सकता है, इसलिए ये भी ध्यान दीजिएगा कि दूरसंचार विभाग, भारत सरकार और C.DOT इस पर लिखा हुआ है। तो इसके ज़रिए ये संभव है पता करना और इसके ज़रिए अपने व्हाट्सएप से लेकर जितने भी आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं, वो कम्युनिकेट सिर्फ व्हाट्सएप, टेलीग्राम के ज़रिए ही नहीं, सिर्फ जूम कॉल के ज़रिए ही नहीं, बल्कि जहाँ से भी आप करते हैं। अगर आपको कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, अगर आपको फल सब्जी खरीदने हैं, तो वो सारी चीज़ें भी इसके ज़रिए ही संभव हो पाएगी। 90 दिनों के अंदर ये सारे अप्लायंसेस करने होंगे, सारे नियमों को लागू करना होगा। हल्द्वानी के बलबनपुरा रेलवे अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम से सुनवाई थी, जो अब 9 दिसंबर को होगी। सुनवाई टलने के बाद यहाँ के लोगों में एक उम्मीद की किरण तो जागी है, लेकिन रेलवे का कहना है कि लगभग 30 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण है, जिस पर रेलवे अपना दावा करता है। और अगर बात की जाए तो लगभग 3600 मकान जो हैं वो अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं और लगभग 5200 जो परिवार हैं वो उनमें रहते हैं। अगर बात की जाए तो लगभग 50,000 जो लोग हैं, यानी कि 50,000 की जो जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। हल्द्वानी से भूपेंद्र रावत, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड। पाकिस्तानी जासूस को आज कोर्ट में पेश किया गया है और कोर्ट में पेश करने के बाद में उसे 10 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। जो CID की इंटेलिजेंस है उसने यहाँ पर ये पाकिस्तानी के लिए जासूसी कर रहा पंजाब का रहने वाला ये व्यक्ति है प्रकाश उर्फ बादल, जिसको यहाँ पर गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया। प्रकाश को तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आगे की पूछताछ करने के लिए इस व्यक्ति को भेज दिया है पुलिस रिमांड पर। शुरुआती जाँच में ये सामने आया है कि प्रकाश उर्फ बादल है
प्रकाश उर्फ बादल है, जो कि भारत की जो सूचना गोपनीय सूचनाएं थी, सैन्य जो सूचनाएं थी, उन सूचनाओं को पाकिस्तान भिजवाया करता था। यहाँ के जो मोबाइल नंबर हैं उनको भी OTP के जरिए कुछ पाकिस्तानी लोग थे, उनके साथ में OTP शेयर की जा रही थी, OTP शेयर कर रहा था। ये बात भी यहाँ पर निकल कर सामने आई है। और उसके अलावा यहाँ राजस्थान की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, जो सीमा क्षेत्र थे वहाँ पर सीमा क्षेत्रों के अंदर की जो जानकारियाँ होती थी, तमाम जानकारियों को पाकिस्तानी जो लोग थे, 4 लोगों से जुड़ा हुआ था। इस तरह की भी बात सामने आई है। 10 दिन की यहाँ पर पुलिस पूछताछ करने के लिए PC रिमांड दी गई है। 10 दिन, अगले 10 दिन तक जो CID इंटेलिजेंस की टीम है वो प्रकाश से पूछताछ करेगी। कई तरह की और जो जानकारियां हैं, जो गतिविधियां हुई है, किस तरह की संदिग्ध गतिविधियों में ये संलिप्त रहा है, उन सब के बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ में शरद पुरोहित, जयपुर। 1 दिसंबर की देर शाम को चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में एक दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया, जहां पर 35 वर्षीय इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। आपको बता दें कि पैरी पर 10 से 11 राउंड फायर किए गए थे, जिसके बाद पैरी को PGI अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान ही इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी की मौत हो गई। आपको बता दें कि इस वारदात को गैंग वॉर के एंगल से देखा जा रहा है। पुलिस द्वारा जानकारी दी गई कि इस वारदात के तुरंत बाद एक सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल की जाती है, जिसमें इस वारदात की कथित जिम्मेवारी जो की है वो ली जाती है। इस सोशल मीडिया पोस्ट के अकॉर्डिंग जो बिश्नोई गैंग है उसके द्वारा इस पूरे मामले की जिम्मेवारी ली गई। और वहीं एक और सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया कि गोल्डी ब्राड, जो कि एक एसोसिएट माना जाता था लॉरेंस बिश्नोई का, उसके द्वारा कहा गया कि ये मामला जो की है बिल्कुल गलत है और इस पूरी वारदात की निंदा करते हुए गोल्डी ब्राड नजर आया। वहीं अगर लॉरेंस बिश्नोई के इस पोस्ट की बात की जाए तो उस पोस्ट के मुताबिक पैरी को गैंग का गद्दार कहा गया और ये भी बताया गया कि पैरी द्वारा गैंग का नाम अलग अलग जगहों पर लिया जा रहा था, गलत कामों में लिया जा रहा था, जिसके चलते गैंग की दुश्मनी जो की है वो लगातार बढ़ रही थी। आपको बता दें कि 35 वर्षीय इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी पर पहले ही जो की है काफ़ी मामले दर्ज हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को इस वक्त एक गैंग वॉर के मामले की एंगल से जो की है इन्वेस्टिगेट करती नज़र आ रही है। तमाम जो CCTV फुटेज है उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है। डिजिटल एविडेंस के आधार पर अभी तक इस पूरी वारदात में इस्तेमाल की गई एक क्रेटा गाड़ी को भी बरामद पंचकुला से किया जा चुका है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन फायरिंग करने वाले शख्स अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। बैन कफ सिरप मामले में लगातार अब इससे जुड़े हुए लोगों पर शिकंजा कसता जा रहा है। बीते दिनों इससे जुड़े हुए बड़े नाम के तौर पर अमित सिंह के ऊपर कार्रवाई की गई, तो वहीं शुभम जायसवाल जो इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसके पिता को भी एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। ऐसे में इससे जुड़े हुए प्रमुख नामों में अब बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह का नाम सामने आ रहा था। कल ही इसे लेकर के लुकआउट नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद आज राजधानी लखनऊ में वो सरेंडर करने की फिराक में था, जिसे लेकर के उसने कोर्ट में अर्जी भी डाली थी। लेकिन इसके ठीक पहले STF ने अपनी सक्रियता के साथ इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि इससे जुड़े हुए उन तमाम लोगों तक भी पहुंचने का प्रयास STF का है, जिससे कि जल्द से जल्द इससे जुड़े हुए तमाम दोषियों पर कार्रवाई की जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। लखनऊ लोक भवन में आज योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। आज की बैठक में 21 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से 20 प्रस्तावों को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी। प्रस्तावों की बात करें तो आज कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि अयोध्या में राम कथा संग्रहालय बनाया जाएगा। हालांकि उसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन उसको भव्य और दिव्य बनाने के लिए आज कैबिनेट ने एक प्रस्ताव मंजूर किया है। देखा जाए तो अयोध्या में जो राम कथा संग्रहालय बन रहा है उसमें जो वहाँ के अवशेष हैं राम जन्मभूमि के, उन अवशेषों को रखा जाएगा। इसके अलावा मंदिर आंदोलन से जुड़े जो दूसरे अवशेष हैं उनको वहाँ पर संरक्षित करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे प्रस्तावों की बात करें तो पर्यटन से जुड़े प्रस्ताव को भी आज
कैबिनेट ने अप्रूव किया है। इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए, चूंकि सरकार लगातार दिव्यांगजनों के लिए काम कर रही है, तो दिव्यांगजनों से जुड़ा एक प्रस्ताव था जिसको आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि प्रदेश के जितने मंडल हैं, सभी मंडल मुख्यालयों पर जो दिव्यांग पुनर्वास केंद्र हैं उनकी स्थापना की जाएगी और उसके रखरखाव के लिए जो सरकारी बजट है वो एलोकेट किया जाएगा। साथ ही में अगर बात करें तो चाहे हम निवेश की बात करें, कृषि की बात करें, तो इससे जुड़े हुए तकरीबन 20 प्रस्तावों को सरकार ने हरी झंडी दी जो आने वाले समय में राज्य के विकास में सहायक होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि बहुत जल्द यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। सोर्सेस के हवाले से जो खबर है वो ये है कि कल सीएम आवास पर जो बैठक हुई है, उस बैठक में संघ के सह जो कार्यवाह है अरुण कुमार और सीएम, इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष, इनकी अलग से मीटिंग हुई है और उस बैठक में नए प्रदेश अध्यक्ष के नामों पर चर्चा हुई है। हालांकि बीजेपी में एक प्रक्रिया है कि यहाँ से चूंकि कुछ नाम तय किए जाते हैं, हालांकि जो अंतिम मुहर है उस पर केंद्रीय नेतृत्व ही लगाता है। वैसे में माना जा रहा है कि बीएल संतोष के दिल्ली जाने के बाद से जो नए प्रदेश अध्यक्ष की कवायद है वो तेज हो जाएगी और बहुत जल्द यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा भी की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। कांग्रेस में इस समय दिल्ली में चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है। अभी कुछ दिन बाद ही चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। सरगर्मियों के साथ ही ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कांग्रेस के आलाकमान ने 5 बड़े नेताओं को कल से दिल्ली बुलाया हुआ है और वो 14 तारीख की रैली के साथ ही नए संगठन, नई टीम और चुनाव के कंट्रोल रूम और चुनाव की तैयारियों को लेकर के मंथन कर रही है। कल से लेकर आज तक मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ यहाँ के 5 बड़े नेताओं यानी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और CWC के मेंबर करण महरा, ये 5 नेता वहीं पर जमे हुए हैं। आज शाम तक मीटिंग चलेगी और चुनाव की दशा और दिशा क्या होगी ये सब तय कर लिया जाएगा। और इस बार कांग्रेस काफ़ी एडवांस स्टेज में तैयारियों में जुट गई है। अपने सहयोग कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। नगर निगम देहरादून प्रशासन ने गंदगी फैलाने को लेकर के 2 रेजिडेंशियल सोसाइटी पर भारी जुर्माना लगाया है और ये सोसाइटी यहाँ पर पहले से ही स्थापित हैं और इन पर जुर्माना लगाने के साथ ही बाकी सोसाइटीज़ को भी चेतावनी दी है, अगर कोई भी शहर में गंदगी फैलाने का काम करेगा या शहर की स्वच्छता से खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वाटर कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत जो है 2024 का, उसके अंतर्गत जो है 15 लाख रुपए तक की शास्ति आरोपित की जा सकती है। चूँकि ये पहला इनका वाक्य था जो संज्ञान में आया, इसलिए उनके ऊपर जो है पैसिफिक गोल्फ पे और कैपिटल जो GTS कॉलोनी है उस पर जो है उन पर 1-1 लाख रुपए की शास्ति आरोपित की गई है तथा चेतावनी दी गई है यदि सप्ताह भर के अंदर उन्होंने अपनी जो है ये इस कार्य प्रवृत्ति को जो है सुधार नहीं किया गया तो उस पर जो है फिर दोबारा पुनः जो है चालानी कार्रवाई की जाएगी और फिर धारा 133 के अंतर्गत जो है मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। नगर निगम ने इसके लिए अभियान चलाने की शुरुआत की है और नगर निगम के सुपरवाइजर और स्वच्छता से जुड़े कर्मचारी घर घर जाकर कॉलोनी देख करके गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ शिकायत रजिस्टर्ड कर रहे हैं और आगे की विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। अपने सहयोग कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। यूपी में मेट्रो के नए नेटवर्क को और बढ़ाने का काम किया जा रहा है। योगी सरकार ने फैसला किया है कि बनारस, प्रयागराज, गोरखपुर, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी समेत इन सब जिलों में मेट्रो के जाल को बढ़ाया जाएगा और जिस तरीके से अन्य महानगरों में मेट्रो की सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, अब उत्तर प्रदेश में बारी है कि यूपी मेट्रो का यह नेटवर्क अब इन जिलों में भी शुरू किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। भारतीय रेल यात्रियों को एक बड़ी सौगात देने जा रही है। यात्रियों को सबसे बड़ी समस्या यह आती थी कि ट्रेन में चढ़ने के बाद उनके पास नकद निकालने के लिए कोई सुविधा नहीं होती थी, तो अब कुछ चुनिंदा
ट्रेनों में ये सुविधा होगी, यानी कि ATM ऑन व्हील्स करके एक नया प्रोजेक्ट जो है भारतीय रेल शुरू करने जा रही है, जिसके तहत यात्री जो है ट्रेन में चढ़ने के बाद जो है वो नगद निकाल सकेंगे। इससे न केवल यात्रियों की ये समस्या भी दूर होगी, वहीं भारतीय रेलवे का बजट भी बढ़ेगा, राजस्व भी बढ़ेगा। इसको ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को फिलहाल कुछ ही रेलवे के साथ, कुछ ही ट्रेन के साथ जो है वो शुरू किया जा रहा है और ये प्रयोगात्मक तौर पर एक नई पहल जो है भारतीय रेल शुरू करने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ हरीश झा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जनपद हापुड़ में पुलिसकर्मी की रिटायरमेंट की एक अनोखी विदाई का मामला सामने आया है, जहां पर रिटायर हुए दरोगा को पुलिसकर्मियों ने दूल्हे की तरह सजाया और जिसके बाद घोड़ी पर बैठाकर थाने से विदा किया। पूरा मामला जनपद हापुड़ के थाना हाफिजपुर क्षेत्र का है। थाना हाफिजपुर क्षेत्र में तैनात दरोगा प्रदीप चौधरी जनपद मुजफ्फरनगर के शामली के रहने वाले हैं। 1984 में सिपाही के पद पर उनकी भर्ती हुई थी। काफ़ी समय से वो जनपद हापुड़ में सेवाएं दे रहे हैं और इस समय दरोगा के पद पर थाना हाफिजपुर में तैनात थे। अब जो उनकी रिटायरमेंट की पार्टी हुई तो रिटायरमेंट के दौरान थाना हाफिजपुर प्रभारी सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने उन्हें दूल्हे की तरह सजाया और घोड़ी पर बैठाकर बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों के साथ थाने से उनकी विदाई पार्टी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और दरोगा की दूल्हे की तरह जो विदाई है उसकी चर्चा पूरे जनपद में हो रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है कि एक दरोगा की रिटायरमेंट पार्टी पर दूल्हे की तरह उसे सजाया गया और जिसके बाद उनकी घोड़ी पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ विदाई दी गई। मैं चरणजीत, न्यूज स्टेट हापुड़। बरेली में बीडीए का बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है और ये मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप दिखाएं। ये जो है आवान फरत बैंक्वेट हॉल है। इस बैंक्वेट हॉल पे अवैध तरीके से निर्माण करके इसका उपयोग किया जा रहा था। लंबे समय से इसको चलाया जा रहा था। आज इस पर बुलडोजर चल रहा है। इसी के साथ ये जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा आगे दिखाएं। ये जो है गुड मैरिज हॉल है। ये दोनों मैरिज हॉल जो एक दूसरे से लगे हुए हैं, इनका ध्वस्तीकरण किया जा रहा है क्योंकि बीडीए ने इनको लंबे समय से नोटिस दिया था, लेकिन इन्होंने नोटिस की अनदेखी करी और यही वजह है कि आज इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये कार्रवाई लगभग संभवतः 3 दिन चल सकती है क्योंकि आज 2 बजे बुलडोजर यहाँ पहुँच चुके थे और जो इनके परिजन थे, तमाम महिलाएं और इसके विरोध में उतर आई, बच्चे भी विरोध में उतर आए, जिसको देखते हुए कम से कम 1 से 1.5 घंटे का जो समय था वो बीडीए का बर्बाद हुआ। पुलिस प्रशासन, एसपी सिटी, सीओ ने मौके पर पहुंचकर महिलाओं को, बुजुर्गों को जो यहाँ विरोध कर रहे थे उनको समझाया और उसके बाद दूसरे स्थान पर भेजा। जब ये खाली कराया उसके बाद यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई कराई गई है। इनको लंबे समय से बीडीए की तरफ से नोटिस दिया जा रहा था, लेकिन ये उसकी अनदेखी कर रहे थे। दोनों मैरिज हॉल है यहाँ पर, इन दोनों मैरिज हॉलों पर कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई कल भी इसी प्रकार से चलती रहेगी क्योंकि अवैध तरीके से बनाया था। बीडीए से नक्शा पास नहीं था। बीडीए ने कई बार इनको चेतावनी दी थी, नोटिस दी थी और उसके इन्होंने अनदेखी करी थी और अब ये जो है कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी के साथ मनोज कुमार, न्यूज स्टेट बरेली। साइबर जालसाज आम लोगों के साथ साथ अधिकारियों को भी लगातार निशाना बना रहे हैं। ताज़ा मामला यमुना प्राधिकरण में तैनात सीनियर मैनेजर ब्रजपाल सिंह से जुड़ा हुआ है। दरअसल ब्रजपाल सिंह से एक महिला ने व्हाट्सएप पर संपर्क किया और उनको शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा दिलाने का झांसा दिया। शुरुआती तौर पर तकरीबन 40,000 रुपये निवेश किए गए थे, उसमें मुनाफा मिल गया, लेकिन उसके बाद सीनियर मैनेजर साइबर जालसाजों के चंगुल में फंसते चले गए और धीरे धीरे करके 1,25,00,000 रुपये साइबर जालसाजों के अलग अलग बैंक खातों में डाल दिए। जब पैसा निकालने की कोशिश की गई तो साइबर जालसाजों द्वारा 15% टैक्स और जमा करने की बात कही। मुनाफे की रकम मिलाकर तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास कुल रकम ऐप पर दिखाई दे रही थी, जिस ऐप को डाउनलोड कराया। फिलहाल साइबर ठगों द्वारा अब संपर्क तोड़ लिया गया है। यमुना प्राधिकरण के सीनियर मैनेजर ब्रजपाल सिंह द्वारा साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज कराई गई है और पूरे मामले की जानकारी दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जिन बैंक खातों का प्रयोग किया गया था, जिन मोबाइल नंबर का प्रयोग किया गया था, उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और जो पैसा बैंक खातों के अंदर होगा उसको फ्रीज कराने की भी कार्रवाई पुलिस करती हुई नजर आ रही है। लेकिन यमुना प्राधिकरण में तैनात अधिकारी अब शेयर ट्रेडिंग की तरफ भी अपना रुझान जो है वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और उसी के बीच ठगी के शिकार होते हुए नजर आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा।
एसआईआर को लेके गुजरात में भी कामगिरी है वो जोरों से चल रही है। अहमदाबाद का मोटेरा इलाका है, साबरमती जो चांदखेड़ा इलाका है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीएलओ की जो टीम है वो यहाँ आई है। एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। लोगों को घर जाकर यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो दी जा रही है। साथ में ये डॉक्यूमेंट है वो किस तरह से उनको फिल करना है वो बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो टीम है वो लोगों को घर जाकर ये जो पूरी कामगिरी है वो करवा रही है। अभी तक है 74% तक की जो कामगिरी है वो पूरी हो चुकी है और 24 लाख से ज़्यादा जो मतदार है उनके जो नाम है वो दूर हो चुके हैं, क्योंकि उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरा नहीं था, जिसके कारण उनके जो नाम है वो रद्द हो चुके हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो बीएलओ है वो घर घर जाकर यहाँ पे ये कामगिरी है वो करवा रहे हैं। साथ में यहाँ पे जो इलेक्शन की जो तैयारियाँ है वो भी जोर से चल रही, क्योंकि जो मतदाता है उसका जो मत है वो देने का जो अधिकार है उसका ये फॉर्म है जिसकी ये कार्यवाही है वो चल रही है। और बीएलओ घर घर जाकर ये जो कामगिरी है फिलहाल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में नई तस्वीर जो है वो अब यहाँ पे सामने आ रही है। जिस तरीके से इंडियन आर्मी में जो है कश्मीर घाटी के युवा जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। इससे पहले इंडियन आर्मी को अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में जो है भर्ती चल रही थी। उस भर्ती में जो कश्मीर घाटी के युवा है उन्होंने बड़े जोरों शोरों से जो है वो वहाँ पे गए हैं। जिस तरीके से अगर देखा जाएगा कि 370 पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉर्म बेल्टिंग हो रही थी, लेकिन 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी के युवा जो है वो इंडियन आर्मी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर अभी तक जो है 262 युवा जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। उनका बाज़ाब्ता तौर पर जो कसम परेड है वो बाज़ाब्ता तौर पर हुआ है, लेकिन उनका यही कहना है कि हमने इसलिए इंडियन आर्मी ज्वाइन की गई है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलिटेंसी थी और उसके साथ साथ जितने भी सारे पाकिस्तानी आतंकवादी हैं उनका समाप्त जो है वो यहाँ पे करना है, इसीलिए हमने इंडियन आर्मी ज्वाइन की गई है। और उनके घर वालों का यही कहना है कि हमें फ़ख्र है अपने बेटों पर जिन्होंने अब इंडियन आर्मी जो है वो ज्वाइन की गई है, क्योंकि हमें ज़्यादा गर्व और ज़्यादा खुशी जो है वो यहाँ पे जो है महसूस हो रही है। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में नई तस्वीर जो है वो यहाँ पे सामने आ रही है। जिस तरीके से कश्मीर घाटी में अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में जो है इंडियन आर्मी की तरफ से जो है भर्ती हुई है, उस भर्ती में कश्मीर घाटी के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया है। खास करके अगर हम साउथ कश्मीर की बात करेंगे तो साउथ कश्मीर आतंकियों का गढ़ माना जाता था, लेकिन साउथ कश्मीर में भी जो है युवाओं ने बढ़ चढ़कर इस भर्ती में हिस्सा लिया है। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता को लेकर हालात बेहद खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय अगर हम बात करें तो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 354 है, यानी कि हवा की स्थिति बेहद खराब नजर आएगी आपको। इस समय दिल्ली का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर हम देखें तो वो 354 दिखा रहा है, यानी बेहद खराब। और इसमें रेड जोन में इस समय दिल्ली नजर आ रही है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको 400 के ऊपर नजर आएगा। दिल्ली में जैसे विवेक विहार में इस समय अगर हम बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 418 है, वहीं बवाना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 है, वजीरपुर में 384 है, यानी कि हालात वायु गुणवत्ता को लेकर पूरे दिल्ली एनसीआर में लगातार खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर सीएसई ने एक बड़ी रिपोर्ट जारी की है। सीएसई का कहना है कि पराली की संख्या कम हुई है, यानी पराली जलने की संख्या कम हुई है, यानी कि पॉल्यूशन जो है दिल्ली का वो लोकलाइज पॉल्यूशन है, यानी कि दिल्ली का वाहन और जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम होता है उसका पॉल्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिला है। और इसी में एक बड़ी बात ये कही गई है कि अमूमन दिल्ली में हॉटस्पॉट की संख्या 13 होती है, लेकिन इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरीके से खराब हो रही है उसमें हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ गई है, यानी कि नए हॉटस्पॉट जैसे कि विवेक विहार जैसे इलाके जो हैं वो शामिल हुए हैं इन तमाम हॉटस्पॉट्स में। और इसके साथ साथ कई अहम बातें जो इस रिपोर्ट में कही गई हैं, यानी अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि पानी की बोतल अपने साथ रखें, जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स खासकर बच्चों के लिए और इसके साथ साथ बुजुर्गों के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत असर कर सकता है, आंखों में जलन दे सकता है, अस्थमा पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, ब्रोंकाइटिस मरीज को बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो इन तमाम बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दिल्ली में इस समय अगर हम बात करें तो पूरी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स रेड जोन में है। जहां भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।